बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। एडवोकेट रमेश तनेजा की मिसिंग वाइफ राधिका की बॉडी फाइनली मुझे तनेजा के घर में बंद एक कमरे में रखे फ्रीजर में मिली। नेचुरली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे तनेजा को गिरफ्तार कर लिया गया अपने वाइफ के मर्डर के लिए, जबकि वो यही चिल्लाता रहा कि उसने राधिका को नहीं मारा। मैंने अपने एक फोरेंसिक एक्सपर्ट फ्रेंड की मदद से किसी तरह तनेजा के घर में चोरी से घुसकर वहां मौजूद कुछ फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए और गौर से घर की छानबीन करते हुए हमें कुछ ब्लड स्टेन्स भी मिले। दूसरी ओर पता चला कि जो बॉडी मुझे तनेजा की कॉलोनी के कंपाउंड में पार्क एक खटारा में मिली थी, वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट विशाल खरे की थी। तो मैं विशाल की एक फोटो लेकर तनेजा की कॉलोनी में पहुंचा और वहां की धोबन ने मुझे बताया कि उसने स्टूडेंट को एक हफ्ते पहले कॉलोनी में देखा था, वो भी तनेजा की बिल्डिंग के पास। उसी वक्त मुकंदी, जिसे मैंने विशाल खरे के घर को चेक करने के लिए भेजा था, उसे वहां जनकराज दिखाई दिया और मैंने मुकंदी से उसका पीछा करने को कहा। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत का चौथा और अंतिम भाग। मैं दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा और मैंने विशाल खरे के फिंगरप्रिंट्स की एक कॉपी हासिल की। ये लेकर मैं अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट फ्रेंड के पास पहुंचा। घड़ी में उस वक्त 2 बज रहे थे। सॉरी यार, जल्दी आ गया। तुमने कहा था कि 3-4 बजे तक आना, लेकिन ना इट्स ओके फैंटम, मेरा काम पूरा हो गया, आई एम रेडी। सी, तनेजा का मेन रूम से हमें तुम्हारे प्रिंट्स के अलावा 4 और सेट्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स मिला, और जो अंदर का वो दुकान वाला रूम था, वहां से तुम्हारे अलावा 2 और सेट्स ऑफ प्रिंट्स आर देयर। नाउ बिकॉज तनेजा को गिरफ्तार कर लिया गया तो मैंने उसका प्रिंट्स मंगवा लिया, और जाहिर है एक सेट तो उसी का है। नाउ मेन रूम में राधिका के प्रिंट्स भी मैच करके मैंने अलग कर दिया है, सो 3 आर लेफ्ट, जिनमें से एक सेट उसके घर की काम वाली बाई के होंगे। ओके, सो देन दिस फीमेल वन, ये भी हो गया साइड में। अब 2 सेट बचा है, दोनों मेल है। तो मैंने अब विशाल खरे के फिंगरप्रिंट्स की कॉपी अपने फ्रेंड को पकड़ाई। इन्हें मैच करके देखो, क्या उन दोनों में से एक ये है? Who is this? बताता हूं, चेक तो करो। और वो उन्हें एग्जामिन करने लगा और कुछ देर बाद बोला, यस फैंटम, इन 2 में से एक सेट इन फिंगरप्रिंट से मैच करता है। यानी विशाल खरे तनेजा के घर ही आया था उस दिन, 1 हफ्ता पहले। मैंने विशाल की ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाली और अपने फ्रेंड को पकड़ाते हुए बोला, इसमें इस बंदे की ब्लड रिपोर्ट भी है। क्या इसका खून मैच करता है उन सैंपल से जो हमें तनेजा के मेन रूम में मिले थे? फैंटम, ब्लड स्टेन्स जो मिला था वो 2 लोगों का है। एक औरत का जो राधिका से मैच करता है, दूसरा एक आदमी का जो तनेजा से मैच नहीं करता है। राइट, तो वही तो पूछ रहा हूं मैं, क्या इससे मैच करते हैं ये विशाल खरे? और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए मेरे फ्रेंड ने मुझे एक लुक दी। यस, इट इज अ मैच फैंटम। हु इज दिस विशाल खरे? डीओ का इंग्लिश डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट, जिसकी लाश मुझे कल उसी कॉलोनी में पार्क एक खटारा गाड़ी में मिली थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार इसकी भी मौत 1 हफ्ते पहले हुई, प्लस कॉलोनी की धोबन ने इसे तनेजा के घर के आसपास देखा था। तो क्या ये स्टूडेंट बंदा ने तनेजा का वाइफ को मारा? अब वो तो नहीं पता। अंदर दुकान वाले कमरे में फ्रीजर के सॉकेट पर किसके फिंगरप्रिंट्स मिले? तनेजा के? नहीं, वो तनेजा का नहीं है। जो ये एक सेट मेल फिंगरप्रिंट्स का मेन हॉल में बचा है, जिसका मैच हमारे पास नहीं है, उसी का फिंगरप्रिंट्स फ्रीजर के सॉकेट पे भी है। आई सी। और ये सुनकर मैंने मन ही मन सवाल किया, क्या ये फिंगरप्रिंट्स जनकराज के हैं? मैंने फौरन से मुकंदी को फोन लगाया। कहाँ है तू? भैया, पुरानी दिल्ली। वहां कैसे? वो ये जनकराज यहीं रह रहा है ना, एक धर्मशाला में। देवनगर से यहीं आया और तब से अंदर लेटा हुआ है बस। मुझे उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए मुकंदी, अभी। ओके देन, डेफिनेट। गिलास पे चलेंगे ना? हाँ, लेकिन मुझ तक कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि देख, तू उसके वहां से नहीं हटेगा। ओ टेंशन नॉट भैया, अपने किसी कबूतर के हाथ भिजवाता हूँ ना मैं। गिलास को संभाल कर पकड़ना और प्लास्टिक की थैली में डलवा कर
भिजवाना। अरे भैया कितने साल हो गए आपके साथ, एवरीथिंग ओके मुकंदिनो, ओके बाय TTYL। कभी कभी भूल जाता हूं इतने सालों से मेरे साथ रहकर मुकंदी इन सब कामों में एक्सपर्ट हो गया था। मैंने उसे यहाँ का एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया और अपने फ्रेंड से कहा कि कुछ देर में उसे जनकराज के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे, मैच करके देख ले। हाँ, मुझे अब बड़ी भूख लग रही थी। वैसे तो अपने घर से बड़ा करीब था मैं, लेकिन मुझे ये याद आया कि रश्मि मुझसे मिलना चाहती थी, तो मैंने रश्मि को फोन लगाया। हाय रश्मि, अच्छा सुन, आधे घंटे में रजौरी मार्केट में मिल, वही मोमोज वाली जगह पे। ओके। और पप्पू सुन, आई लव यू। हैं? इसे क्या हो गया था? किसी और से रिश्ता करते ही इसे मुझसे बड़ा प्यार हो गया। खैर, आधे घंटे में मैं रजौरी पहुंचा तो रश्मि मेरा वेट कर रही थी और मुझे देखकर वो ऐसी खुश हुई कि उसकी आंखें नम हो गईं और वो मुझसे इतनी जोर से गले मिली कि मेरा पसीना छूट गया। क्या कर रही है रश्मि बीच सड़क पर? वो यार, कोई तेरी पहचान वाला देख लेगा तो तेरे ससुराल वालों को खबर लग गई तो। कौन ससुराल वाले? वो तेरी शादी फिक्स हो गई ना? मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया पप्पू। पता है मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तू मेरा पहला ना सही लेकिन आखिरी प्यार है। ओ बेटा स्यापा, ये तो ज्यादा ही सीरियस हो गई यार। अब क्या करेगा बच्चू? ये तो पक्का मुझसे शादी की बात छेड़ेगी। अरे यार, मैंने क्यों इसे फोन किया? क्यों मिलने आया मैं? सुन ना, कहीं अच्छे से क्वाइट रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। वैसे ताऊ जी ना गाँव गए हुए हैं और उनके घर की चाबी भी लाई हूँ मैं। अब ये बताना जरूरी था? देखिए हैं, अब ये चीटिंग होती है ना। क्या कहता है, चले? कहाँ? मॉल में चलते हैं, वहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे जिसमें भीड़ ना हो। या ऐसा करेंगे कि पैक करवा कर ना सीधे ताऊ जी के यहाँ चलेंगे। जैसा तू कहे। अब नहीं, पहले खा ले, तू सच में ना भूखा लग रहा है। चल। वैसे रश्मि, क्या बात करनी है तुझे? मैंने ना सोच लिया है, मैं 2 साल बाद शादी करूंगी, जब मैं 25 की हो जाऊंगी। 2 साल बाद? वेरी गुड। नहीं मतलब ये तूने सच में फर्स्ट क्लास डिसीजन लिया है। पता नहीं हमारी कंट्री में ना लोगों को शादी करने की क्या जल्दी रहती है। नहीं, वैसे ही बहुत करेक्ट डिसीजन लिया तूने। ये ताऊ जी वही है ना जिनका पंजाबी बाग में घर है? हाँ यार, तो वहीं चलते हैं ना। हैं? वो कॉर्नर में उनके घर के पहले बड़े बढ़िया छोले कुलचे मिलते हैं, वही बनवा लेंगे। ओके। हाँ, शाम के 6 बज गए थे जब मुकंदी का फोन आया। हेलो भैया, सॉरी बस अब भी ग्लास भिजवाया मैंने। ये जनकराज ना अजीब मूड में, किसी से बात नहीं कर रहा है। पहले तो मैंने चाय भिजवाई तो ग्लास ही फेंक कर तोड़ दिया कि जब मैंने चाय मांगी नहीं तो क्यों दे रहे हो। अभी खुद ही उठकर उसने पानी पिया तो मैंने ना वही ग्लास चुपचाप मार लिया और आपके फ्रेंड को भिजवा दिया। ठीक है, तू वहीं रही हो। ओके भैया। किसका फोन है? देख, तू अब 9 बजे से पहले कहीं नहीं जाएगा पप्पू। तुझे छोड़कर जा सकता हूँ? जाहिर है, और 1 घंटे में मेरे फ्रेंड को जनकराज के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। फिर वो उन्हें गिलास पर से उठाएगा, एनालाइज करेगा, मैच करेगा। तो इस सब में टाइम तो लगने ही वाला था। तब तक आराम से ही। रात 9:30 बजे मैं रश्मि को राजौरी के मेट्रो स्टेशन पर वापस छोड़कर अपने घर पहुंचा। थका हुआ था, सो मुंह हाथ धोकर आराम करने क्या लेटा सो ही गया। बस फोन की घंटी से आंख खोली, मुकंदी का फोन था। मैंने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। हाँ मुकंदी, क्या हुआ? भैया, ये जनकराज ना यमुना ब्रिज पर है। उसने साइड में बाइक पार्क कर दी है और पिछले 10 मिनट से ना बस बाइक के पास खड़ा ब्रिज के पार घूरे जा रहा है। और बीच बीच में इधर उधर भी देखता है, नीचे यमुना को ताकता है। मैं क्या करूं भैया? तू कितनी दूर है उससे? वो ज्यादा दूर नहीं हूँ और अभी तक ना उसकी नजर मुझे पड़ी भी नहीं है। ओ तेरी, ओ भैया, और रेलिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। वो कहीं सुसाइड तो नहीं करने जा रहा बेवकूफ? रोक उसे, पकड़ ले, दबोच ले, मैं पहुंचता हूँ। अबे ओए, अबे रुक बे, अबे कहाँ जा रहे हो? मैं तुरंत उठा, मामा जी की गाड़ी की चाबी ली और चुपचाप घर से निकलकर बाहर आया।
वैसे तो मामा जी अपनी गाड़ी मुझे चलाने नहीं देते, लेकिन अब और कोई तरीका नहीं था कि मैं फटाफट मुकंदी के पास पहुंचूं। मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। देखा जाएगा, डांट ही तो पड़ेगी ना उनसे, खा लेंगे। जैसे ही मैं अपना मोबाइल साइड में रखने लगा तो नोट किया एक एसएमएस आया हुआ था मुझे। चेक किया, ओह, मेरे फोरेंसिक एक्सपर्ट फ्रेंड का था। उसने लिखा था, ये जनक राज के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं, फ्रीजर के सॉकेट पर इसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। शिट, इसका मतलब था कि जनक राज ने ही राधिका की बॉडी फ्रीजर में डाली थी। मैंने तुरंत गाड़ी घुमाई और मैं निकला। इतनी रात को ट्रैफिक तो ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे 25 मिनट लग गए यमुना ब्रिज पहुंचने में। गाड़ी ब्रिज पे चढ़ाई और अब स्लो आगे चलाने लगा। थोड़ी ही दूरी पर मुझे मुकंदी दिखाई दिया। साइड में जनकराज के साथ बैठा था। मैंने उनके बगल में गाड़ी रोकी। मुकंदी ने हाथ से उठाकर सहारा देते हुए जनकराज को गाड़ी में बिठाया और मेरे कान में खुसफुसाया वो, और भैया बड़ी मुश्किल से इसे रोका और तब से है ना बिल्कुल चुप है, टोटल साइलेंस, कुछ नहीं बोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इसे लेकर कहाँ जाऊं। तो शायद मुकंदी मेरा एक्सप्रेशन समझ गया। भैया इसे ना इसके धर्मशाला ही ले चलते हैं, साथ में ना वहाँ पे एक मंदिर भी है, काफी शांत है। मैंने ऐसा ही किया। हम उस धर्मशाला वाले मंदिर पहुंचे और हमने जनकराज को मंदिर के चबूतरे पे बिठाया। मुकंदी पीने के लिए पानी ले आया। रात के 3 बज रहे थे। अब जनकराज ने पानी नहीं पिया, बस स्टैचू की तरह गुपचुप बैठा रहा। फिर फाइनली मैंने हिम्मत करके उससे कहा, जनकराज जी, क्या आपने राधिका तनेजा को मारा? देखिए, आपके फिंगरप्रिंट्स वहां तनेजा के घर में पाए गए हैं। और जनकराज ने बस नहीं में सर हिलाया। तो किसने मारा उन्हें? आप जानते हैं, आप ही ने राधिका जी की बॉडी को फ्रीजर में डाला था, राइट? और मेरे ये कहते उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भरी हुई थीं। आप बता सकते हैं सच्चाई को किसने मारा? भरोसे का खून किसने किया? दूसरे की इज्जत करना कैसे भूल गए हम? सभी बस लालच के शिकार हो गए, हवस पाल रहे हैं सब। बस किसने किसे मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, किसे क्या मिला, ये जानकर भी क्या कर सकते हैं आप? एक बेगुनाह को बचा सकते हैं। कौन है वो बेगुनाह? तनेजा। उसने मेरा घर मुझसे छीन लिया, मेरा जीवन खत्म कर दिया, मेरे परिवार को तबाह कर दिया। किस लिए? सिर्फ कुछ पैसों के लालच में। जी हां, लेकिन तनेजा के गुनाह की सजा उसकी बीवी को क्यों? सर जी, इस लड़के ने मुझे क्यों बचाया? आप इस लड़के के साथ क्यों हैं? मेरी बीवी क्यों बनी? आप अपनी मां के ही बेटे क्यों बने? सर जी, रिश्तों का फेरा ही कर्मों का फेरा है। आप भुगतो या ये भुगते, मैं भरूं या आपकी मां भरे, क्या फर्क पड़ता? तो आप आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन अपना केस हारा, लेकिन मेरा जमीर नहीं हारा। मैं अपने जमीर की जान लेना चाहता था। नफरत करने लगा था मैं तनेजा से, लेकिन उसे सिर्फ गाली दे सकता था, धमकी दे सकता था, सच्चे मन से बद्दुआ भी दी उसे चाहकर भी थप्पड़ नहीं मार सका, लेकिन जी बहुत करता था। मैं बहुत ही आम आदमी हूं सर जी, हिम्मत करने की कोशिश करता था मैं। उस दिन भी यही सोच कर गया था उसके घर की, कुछ नहीं तो उसके घर में घुसकर नुकसान पहुंचाऊंगा उसे, उसकी बीवी को डराऊंगा। औरत को तो कमजोर ही मानते हैं ना हम। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि एक लड़का होगा कोई 20-22 साल का, वो तनेजा की बीवी से बहस कर रहा था। घर का दरवाजा खुला था सो मैं अंदर झांकने लगा। उनकी बातों से मुझे समझ में आया कि तनेजा की बीवी उस लड़के की पढ़ाई में मदद करती थी, लेकिन उस लड़के को उस औरत से प्यार हो गया था। तनेजा की बीवी उस लड़के को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो उसकी बड़ी बहन जैसी है, भाभी जैसी है। लेकिन जब आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां लालच को कामयाबी की सीढ़ी माना जाता है, तो प्यार और हवस में ज्यादा फर्क नहीं रहता।
वो लड़का तनेजा की बीवी को जबरदस्ती अपनी बाहों में लेने लगा और उस औरत ने लड़के को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। लड़का गुस्से में वहां से चला गया। मैंने तुरंत आगे बढ़कर घर की डोरबेल बजाई, लेकिन इससे पहले कि दरवाजा खुलता वो लड़का अचानक वापस आ गया और जैसे ही दरवाजा खुला वो तनेजा की बीवी को धक्का देते हुए अंदर घुसा और उसने फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं दरवाजे के बाहर ही था, सो मुझे बस आवाजें आ रही थी दोनों की, और फिर अचानक ही तनेजा की बीवी की चीख सुनाई दी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के अंदर झांका तो देखा उस लड़के ने तनेजा की बीवी के गले में उसकी साड़ी का पल्लू लपेट दिया था और वो उसका गला घूंट रहा था। ये देखकर मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली। लड़के ने मेरी ओर देखा और उस एक पल का फायदा उठाते हुए तनेजा की बीवी ने उस लड़के को जोर से धक्का दिया। लड़के का बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरा। उसका सर जमीन से जोर से टकराया, लेकिन उस औरत के पल्लू का एक सिरा उस लड़के के हाथ में ही था और वो जैसे ही खिंचा तो तनेजा की बीवी का गला और घुटा और वो भी आगे को गिरी। ये सब आपके सामने हो रहा था, तो आपने आगे बढ़कर कुछ क्यों नहीं किया? आप रोक सकते थे। मैं ये देखकर डर गया था, स्तब्ध खड़ा बस देख रहा था, लेकिन हिल नहीं पाया था। और जब तक हिम्मत करके आगे बढ़ता दोनों ही मर चुके थे। और तब मुझे डर लगा कि इस जुर्म में मैं न फंस जाऊं। तो आपने राधिका की बॉडी को फ्रीजर में छिपाया और लड़के की बॉडी को उस खटारा गाड़ी में। इससे तो अच्छा वहां से भाग ही जाते। नहीं मुकंदी, इन्हें कॉलोनी का चौकीदार जो दिख चुका था, इन्हें भी डर रहा होगा कि भाग जाएंगे तो शक इन पर यकीनन जाएगा। एक बात पूछूं जनकराज जी, क्या ये ख्याल मन में नहीं आया कि अगर बीवी की बॉडी घर में ही मिली तो तनेजा जरूर गिरफ्तार होगा? वैसे नहीं तो कम से कम ऐसे ही उसकी सजा उसे मिल जाएगी। आया था और सोचकर खुश भी हुआ था, लेकिन खुश मन हुआ, दिमाग हुआ, जमीर सिर्फ कोसता रहा, जमीर सिर्फ कोसता रहा। भैया, जनकराज को सजा तो मिलेगी ना जुर्म छुपाने की? हाँ मुकंदी, बस हो सकता है छोटी सजा ही मिले। तनेजा कह रहा था कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा जनकराज को बड़ी सजा से बचाने की। हाँ, अब तो वो भी हर तरह से अपने पापों का प्रायश्चित करेगा ना। ये जनकराज ना एक बात खूब कह गया, रिश्तों का फेरा ही कर्मों का फेरा है। साला हमें लगता है हम अपने जमीर को मारकर ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जमीर हर पल हमारी लेकर बैठा होता है और आखिर हमें ही अपने जमीर के पास लौटकर हाथ जोड़ने पड़ते हैं। पप्पू, क्या हुआ? सवेर के 5 बज रहे हैं यार, तू कब से इतनी सुबह उठने लगा? रश्मि, तुझसे ना एक सच्ची बात करनी थी यार। देख, आई लाइक यू, तो थोड़ा लव भी करता हूँ, लेकिन 2 साल बाद भी ना, मतलब जरूरी नहीं तुझसे शादी करूंगा मैं। देख, मैं तुझसे ना झूठ नहीं कहना चाहता। जानती हूँ पप्पू, ठंड रख। ओके ओके बाय। ये सही किया मैंने। नहीं भाई, देखो, फैंटम जमीर साफ रहे तो प्यार करने में और मजा आता है ना? फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे कार्तिक सीतारमन, तृप्ति खामकर, चारू गुप्ता, शैली, श्याम रावत और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।